बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित के 2024 की वार्षिक परीक्षा का हल, जो कि हस्तलिखित हमारे शिक्षक साथी अशोक कुमार गुप्ता उच्च श्रेणी शिक्षक सीएम राइज स्कूल छपारा के द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में सबसे पहला विकल्प है, यदि r परिमेय संख्या है तथा s अपरिमेय संख्या है तो r धन s होगा। r और s को जब हम जोड़ देंगे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या जब भी जुड़ेगी, जब भी घटेगी, जब भी गुणा होगा, जब भी भाग होगा, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो यहां पर आ जाएगा उत्तर अपरिमेय संख्या। दूसरा है बहुपद 4x की घात 2 ऋण 2x की घात 7 धन 10x की घात 3 की घात है। बहुपद की घात यानी चर पर लगी उच्चतम घात। चर पर जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहां चर x पर सबसे बड़ी घात कितनी है? 7 है, अर्थात बहुपद की घात यहां पर 7 है। तीसरा है, यहां पर k का मान होगा जबकि x बराबर 0 y बराबर 1, x धन y बराबर k का एक हल है। तो x धन y बराबर k में जब हम x बराबर 0 रख देंगे और y बराबर 1 रख देंगे तो 0 + 1 = k, यानी k का मान आसानी से निकल कर आ गया 1। k का मान कितना आ जाएगा? 0 धन 1 मतलब 1, आसानी से प्राप्त हो गया। फिर आगे है समीकरण x वर्ग ऋण 2x बराबर 4 के हल हैं। ये जो समीकरण हमारे पास दिया है, इसके हल कौन से हो सकते हैं, कौन सा है? तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम यदि x का मान 0 रखते हैं तो x का मान 0 रख देंगे तो ये पूरा x² 0 हो जाएगा, है ना। और y के स्थान पर ऋण 2 रखते हैं तो ऋण 2 और ऋण 2 का गुणा मिलकर हो जाएगा धन 4। तो 0 धन 4 मिलकर वास्तव में 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है, 0 ऋण 2। x का मान हमें क्या रखना है? 0 और y का मान क्या रखना है? ऋण 2। अगला है, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो तीनों कोण जब बराबर बराबर बटेंगे तो 180 के बटे हम 3 कर देंगे तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। आगे है, अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त जब हम बनाएंगे तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये लाइन हमने पहले से तैयार रखी है। अर्धवृत्त का कोण कैसा होगा? समकोण होता है, 90 अंश होता है। किस तरह से होता है, आइए इसे समझते हैं कि अर्धवृत्त का कोण कैसे समकोण होता है। देखिए, यहां पर हम ले लेंगे एक वृत्त और ये ले लिया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त के बिंदु A और B दिए गए हैं। अब यहां पर देखिए, बिंदु A से हम परिधि के किसी भी बिंदु को मिला रहे हैं तो यहां C प्राप्त हो रहा है। तो ये वाला जो कोण बनेगा सदैव 90 अंश का बनता है। यदि हम परिधि के किसी और बिंदु को भी टच कर रहे हैं तो भी हमें अर्धवृत्त पर कोण कितने अंश का मिलेगा? 90 अंश का ही मिलेगा। तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। चलिए, अब आगे है, यहां पर हमारे पास रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में देखिए, 2 धन करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? 2 धन करणी 3। मैंने बताया कि एक परिमेय और एक अपरिमेय जब भी जुड़ेंगे तो परिमेय और अपरिमेय का योग एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो 2 धन करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर आगे है, वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक होती है यदि pa बराबर 0। यदि हम किसी बहुपद में चर के स्थान पर a रख दें तो पूरा शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है। शेषफल प्रमेय कहती है कि यदि pa का मान 0 प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि a बहुपद का एक शून्यक है और x ऋण a बहुपद का एक गुणनखंड है। यह भी हमें याद रखना है। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। जो निर्देशांक पूरे अक्ष को कितने भागों में बांट देते हैं? 4 भागों में बांट देते हैं। और इन्हीं चारों भागों में से प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम निर्देशांकों को 4 भागों में बांट देते हैं। ये प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश।
प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों के मान धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक और y धनात्मक होता है, तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों के मान ऋणात्मक होते हैं, और चतुर्थ में x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक होता है। यह भी हमें ध्यान रखना है। पहला मान भुज और दूसरा मान कोटि कहलाता है। x अक्ष का मान भुज और y अक्ष का मान कोटि कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये पूर्ण है, इसके यदि हम टुकड़े कर देंगे तो ये भागों से सदैव पूर्ण कैसा होगा? बड़ा ही होगा। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, इसलिए यहां पर बड़ा आ गया। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती है। एक ही रेखा के समांतर यदि हम रेखाएं खींच रहे हैं तो परस्पर कैसी होंगी? समांतर होती हैं। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। यदि त्रिज्याएं समान हैं तो दोनों वृत्त कैसे होंगे? सर्वांग सम होते हैं। निम्नलिखित के लिए सत्य या असत्य लिखना है हमको। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है, बिल्कुल सही। यदि बहुपद में एक ही पद है तो वह एक पदी बहुपद कहलाएगा, यह कथन सत्य है। क्षैतिज रेखा को y अक्ष कहा जाता है, नहीं नहीं नहीं, क्षैतिज रेखा को तो हम x अक्ष कहते हैं, क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष कहते हैं, तो क्षैतिज रेखा को y अक्ष कहते हैं, यह कथन असत्य हो जाएगा। समीकरण y बराबर 4x धन 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, बिल्कुल सही है, यह कथन सत्य है। y बराबर 4x धन 3 है, x के आप अनंत मान रखते जाएंगे, y के अनंत मान आते जाएंगे, इसलिए हम कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, सत्य है। ऋजु कोण की माप 60 अंश होती है, असत्य है। ऋजु कोण की माप तो 180 अंश होती है, जिसे हम सरल कोण भी कहते हैं, 180 अंश होती है। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही। दो रेखाएं जब भी प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख, शीर्ष के अभिमुख जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो वर्ग कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, सभी कोण 90 अंश हैं, तो इस तरह के चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। सही जोड़ी बनाना है हमें, तो सबसे पहले बिंदु ऋण 3 8 के भुज का मान है। अभी हमने बताया कि भुज किसको बोलेंगे? x अक्ष के मान को, या पहले मान को हम भुज कहते हैं, दूसरे मान को कोटि कहते हैं। तो यहां पर पूछा गया है भुज का मान कितना है? भुज का मान देखिए ऋण 3 है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है। 0 0 से हम शुरू करते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण है ax धन by धन c बराबर 0। यह इसका व्यापक रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। हीरोन के सूत्र में s क्या है? a धन b धन c पूरे के बटे 2। s का मान क्या है? तीनों भुजाओं का योग बटे 2, या परिमाप बटे 2, या a धन b धन c बटे 2। वर्ग अंतराल 10 से 20 में निम्न वर्ग सीमा क्या है? 10 से 20 में क्या रहेगी? निम्न सीमा 10, उच्च सीमा 20। तो निम्न सीमा जिसे हम L से दर्शाते हैं 10 है। वर्ग अंतराल 20 से 30 में उच्च वर्ग सीमा कितनी? उच्च वर्ग सीमा यहां पर 30 है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या वाक्य में क्या पूछा गया था? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की घात होती है, द्वि है, द्विघात है तो घात कितनी होगी? 2 ही होगी ना, द्विघात, तो 2 आ गया। एस सर्वांग समता नियम लिखिए। यदि देखिए एस सर्वांग समता नियम यहां पर अच्छे अक्षरों में लिखा गया है। यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यह एस सर्वांग समता या भुजा 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 सर्वांग समता है। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में यदि कोण 70 अंश है तब कोण सी का मान क्या होगा? कोण सी का मान क्या होगा? समांतर चतुर्भुज है, इस तरह का चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये देखिए कोण ए यदि 70 है तो कोण सी भी 70 होगा, और यहां 70 है तो यहां भी 70 होगा। अब यहां पर यदि 110 अंश का कोण बना, क्योंकि संगत कोण मिलकर अंतः कोण मिलकर 180 अंश के होते हैं ना, तो ये 110 हो जाएगा। तो इसके सामने का कोण भी 110 अंश हो जाएगा। ये हो गया बी, ये हो गया डी, ये हो गया सी। इस तरह से 70 का संगत सम्मुख कोण 70 और 110 का सम्मुख कोण 110। तो यहां पर हो जाएगा एबीसीडी में कोण 70 अंश है तो उसका सम्मुख कोण सी का मान भी 70 अंश होगा।
चक्रीय चतुर्भुज को परिभाषित करना है किसी चतुर्भुज जिसमें चारों शीर्ष वृत्त की परिधि में हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि में, ये चतुर्भुज बना दिया और इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष कहां पर हैं? वृत्त पर हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। वर्ग अंतराल 0 से 20 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह हम मध्य बिंदु को कहते हैं। तो 0 से 20 का वर्ग चिन्ह कौन है? 10 है। 0 धन 20 बटे 2, तो सीधे क्या निकल जाएगा? 10 निकल जाएगा। फिर है शंकु के आयतन का सूत्र लिखना है। शंकु के आयतन का क्या सूत्र है? 1/3 पाई r वर्ग h, जहां r शंकु की त्रिज्या तथा h ऊंचाई है। अब लेते हैं छठवां प्रश्न। 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुणा कीजिए। तो लिख देंगे 6 करनी 5 गुणा 2 करनी 5। तो 6 पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। 6 और 2 का गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12, और करनी 5 और करनी 5 का भी गुणा हो जाएगा, दोनों मिलकर हो जाएंगे करनी 25। तो 12 करनी 25 को हम लिख सकते हैं करनी 5 का वर्ग, और वर्गमूल आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो 12 का 5 से गुणा होगा तो आ जाएगा 60। ये हमारा आंसर आ गया 60। फिर इसका अथवा का प्रश्न है कि 3 धन करनी 3 और 3 ऋण करनी 3 को सरल कीजिए। जब हम इन दोनों को सरल करेंगे तो हमें एक सरसमीका लगाना है, a धन b a ऋण b, a धन b गुणा a ऋण b, तो दोनों का हो जाएगा a वर्ग ऋण b वर्ग। इसी प्रकार यहाँ पर a के स्थान पर 3 है, b के स्थान पर करनी 3 है, फिर a के स्थान पर 3 है, b के स्थान पर करनी 3 है। तो 3 का वर्ग ऋण करनी 3 का वर्ग हो जाएगा। 3 का वर्ग 9, करनी 3 का वर्ग 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6 प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 7 है 3/5 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कोई भी 2 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो हमें देखना है कि सबसे पहले दोनों संख्याओं के हर समान है, बिल्कुल हर समान है। तो 2 से 1 अधिक अर्थात 3 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं में। 3/5 है, इसमें 3 का ऊपर गुणा नीचे गुणा किया तो 9/15 हो गया। 4/5 में 3 का ऊपर नीचे गुणा किया तो ये हो गया 12/15। तो 9 और 12 के बीच में कौन कौन है? 10 और 11। तो अगली संख्याएं हो जाएंगी 10/15 और 11/15। तो 9/15 और 12/15 के बीच की 2 संख्या हो गई 10/15 और 11/15। अब वास्तविक रूप क्या है 9/15 का? 3/5 है। और 12/15 का वास्तविक रूप क्या है? 4/5 है। तो इन दोनों के बीच की संख्याएं हो गई 2/3 और 11/15, या 10/15 और 11/15 ऐसे। अब ले लेते हैं सात्विक का अथवा 16 की घात 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां लिख दिया मैंने 16 की घात 3/4। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो 2 की घात 4 पूरे की घात 3/4। अब 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से किसका गुणा हो जाएगा? 3/4 का। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की घात 3 यानी 2 की घात 3 यानी 2 गुणा 2 करेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। किस सर्वसम्मी का इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ a की घात m पूरी की घात n बराबर a की घात m गुणा n का। 8वां प्रश्न है सीधे गुणा किए बिना 103 गुणा 107 को सरल कीजिए। किसे सरल करना है? 103 गुणा 107 को। तो देखिए 103 गुणा 107 हमने लिख दिया। 103 को हम 100 के रूप में लिखेंगे 100 धन 3। 107 को 100 के रूप में क्या लिखेंगे? 100 धन 7। तो यहां पर हमें एक सर्वसम्मिका बनकर तैयार मिल रही कि x धन a इंटू एक्स धन b बराबर x वर्ग धन a धन b इंटू एक्स धन ab। तो यहां पर देखिए x के स्थान पर कौन है? 100 है, a के स्थान पर 3 है, और फिर x के स्थान पर 100 है, और b के स्थान पर 7 है। तो सीधे सीधे हम सर्वसम्मिका लगा देंगे तो हो जाता है x का वर्ग यानी 100 का वर्ग धन x a धन b, x लिख सकते हैं आप 3 धन 7 इंटू एक्स धन a इंटू b यानी 3 गुणा 7। तो सीधे सीधे 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 प्राप्त हो जाएगा। 100 का 7 धन 3 100 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 7 3 21 तो हो जाएगा 11,000
21। आठवें का अथवा है बहुपद px बराबर 3x ऋण 2 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका हमें एक शून्यक ज्ञात करना है, यानी x का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसे रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाए। तो पूरे बहुपद को शून्य लाने के लिए शून्य के बराबर ही लिख देते हैं। तो लिख दिया 3x ऋण 2 बराबर 0। तो 3x बराबर 2 का पक्षांतर हो जाएगा, तो x बराबर 2/3। ये 2/3 ही वह मान है जिससे हम बहुपद 3x ऋण 2 में रखने पर बहुपद को शून्य बना सकते हैं, इसलिए इसे हम शून्य के नाम से जानते हैं। आगे है 9वां प्रश्न, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? 1 1, देखिए दोनों धनात्मक है, दोनों धनात्मक है तो प्रथम चतुर्थांश। ऋण 2 4 द्वितीय चतुर्थांश होगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में पहला बिंदु ऋणात्मक दूसरा बिंदु धनात्मक होता है, तो द्वितीय चतुर्थांश। फिर 4 ऋण 5, अब दूसरे नंबर में ऋणात्मक है, कोटि ऋणात्मक है, इसका मतलब चतुर्थ चतुर्थांश है। भुज ऋणात्मक है तो द्वितीय चतुर्थांश, कोटि ऋणात्मक है तो चतुर्थ चतुर्थांश। फिर से यहां पर देखिए भुज ऋणात्मक है तो द्वितीय चतुर्थांश। भुज और कोटि यदि दोनों ऋणात्मक होती हैं तो तृतीय चतुर्थांश होता है। भुज और कोटि यदि दोनों धनात्मक होते हैं तो प्रथम चतुर्थांश होता है। 9वें का अथवा देखते हैं, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं? तो हमें पता है कि क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम y अक्ष कहते हैं। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। प्रश्न 10वां है, आकृति को देखकर निम्नलिखित को हल कीजिए। तो देखिए बिंदु A के निर्देशांक, आकृति को देखकर हमें हमारे पास प्रश्न पत्र में एक आकृति दी हुई है और उसमें हमें बिंदु A के निर्देशांक निकालने के लिए कहा गया है। तो क्या निकलेंगे? ऋण 4 4। B बिंदु का जो भुज है वो 5 है, आप आकृति देख लीजिएगा बच्चों। निर्देशांक ऋण 3 ऋण 2 द्वारा पहचाना गया बिंदु D है और निर्देशांक 4 2 द्वारा पहचाना गया बिंदु C है। आगे प्रश्न 10 का अथवा है, बिंदुओं 3 4 ऋण 6 ऋण 8 ऋण 4 5 और 7 ऋण 8 के भुज और कोटि के मान लिखिए। भुज और कोटि के हमें मान लिखना है। तो देखिए पहला बिंदु है 3 4, 3 4 का पहला बिंदु भुज, तो भुज देखिए पहला मान भुज है 3 और कोटि है 4। फिर ऋण 6 8 में देखिए ऋण 6 ऋण 8 में क्या है? भुज ऋण 6 और कोटि ऋण 8। ऋण 4 5 में भुज ऋण 4 है और कोटि 5 है और 7 ऋण 8 में भुज 7 है कोटि ऋण 8 है। आगे है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है। नोटबुक की कीमत कैसी है? कलम की कीमत की दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है। तो देखिए यदि एक नोटबुक की कीमत को हम x मान लें तथा कलम की कीमत को y मान लें, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? दो कलम की कीमत को जब हम दुगना करेंगे तब एक नोटबुक की कीमत के वो बराबर होगा, x बराबर 2y। तो बस इस 2y का पक्षांतर कर देंगे तो x ऋण 2y बराबर 0। यही रैखिक समीकरण हमारा बनकर तैयार है। आगे है 11 का अथवा देखिए, समीकरण 2x धन 7 y बराबर 7 के दो हल लिखिए। अनंत हल होते हैं, हमें पता है कि यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसके अनंत हल होते हैं। x के अनंत मानों के लिए y के अनंत मान प्राप्त होते हैं या y के अनंत मानों के लिए x के अनंत मान प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले तो हम x को 0 रख देंगे, x को 0 रख देंगे तो y का मान 7 आ जाएगा, है ना बच्चों। किस तरह से? देखिए यहाँ पर 2x धन 7 है, यहाँ पर x बराबर हम 0 रख देंगे तो y का मान सीधे क्या हो जाएगा? y बराबर ये देखिए यहाँ पर 2x धन यहाँ पर हमारा समीकरण है 2x धन y बराबर 7। तो x बराबर जब हम 0 रख देंगे तो 2 × 0 + y = 7,
तो y का मान 7 आ जाएगा। फिर हम दूसरा मान क्या रख देंगे, फिर y का मान 0 रख दें। y का मान 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x बराबर 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7/2। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए x का मान 7 रख दें। यदि हम x का मान यहाँ 7 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 का पक्षांतर हो जाएगा तो y का मान ऋण 7। इस तरह से हम किसी भी पूर्णांक को x के मान के रूप में रख सकते हैं और y के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। आगे देखिए, समीकरण ऋण 2x धन 3y बराबर 6 को x धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए हमारे पास समीकरण जो दिया गया है इस तरह से दिया हुआ है, ऋण 2x धन 3y बराबर 6। तो देखिए x का गुणांक क्या है, ऋण 2 है, फिर y का गुणांक कौन है, 3 है, और अचर पद 6 था, इस तरफ ले आएंगे तो ऋण 6 है। तो अब इसे हम वास्तव में x धन by धन c के रूप में लिखने के लिए हमें यहाँ पर धन की आवश्यकता होगी। तो ऋण 2x तो ax हो गया, धन by यानी 3y हो गया, और धन ऋण 6 को हम क्या लिख सकते हैं, धन ऋण 6। यहाँ पर देखिए a के स्थान पर हो गया ऋण 2, b के स्थान पर हो गया 3 और c के स्थान पर हो गया ऋण 6। यही अभीष्ट समीकरण बनकर तैयार है। अब 12 का अथवा देखिए, y बराबर 2 को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर x नहीं है यानी x का गुणांक जरूर 0 रहा होगा, तो x गायब हो गया। y बराबर 2 तो हमारे पास है, लेकिन x का गुणांक 0 रहा होगा, इसलिए x गायब हो गया। फिर यहाँ पर देखिए y है और फिर y के उस तरफ जो 0 2 था उसको भी हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हमने इसे व्यक्त कर दिया है ना बच्चों। ये देखिए आगे है, निम्न आकृति में यदि ए बी तथा सी एक रेखा में स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदुओं ए और सी के बीच स्थित है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी धन बी सी बराबर ए सी। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले दिया है एक रेखा L पर बिंदु A, B तथा C इस प्रकार स्थित हैं कि B बिंदुओं A तथा C के बीच स्थित है। ये तो हमें दिया है ना। सिद्ध करना है कि AB धन BC बराबर AC। तो उपपत्ति में हम इसकी क्या लिख सकते हैं बच्चों, चूंकि A, B तथा C एक रेखा में स्थित है, अतः AB धन BC और AC परस्पर संपाती हैं। देखिए AB, BC और AC परस्पर कैसे हैं, संपाती हैं। दिया है तो यूक्लिड के अभिग्रहित के अनुसार क्या हो जाएगा, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब चूंकि AB धन BC की वैल्यू जो है वो AC के संपाती है, इसलिए वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं तथा दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अतः AB धन BC बराबर AC हमारा सिद्ध हो जाएगा। आगे है बच्चों, यदि दो बिंदुओं A तथा B के बीच एक बिंदु C स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध करना है AC बराबर 1/2 AB। तो फिर से यहां पर देखिए बच्चों, दिया है दो बिंदु A तथा B के बीच C बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AC बराबर BC तो है, हमें क्या सिद्ध करना है, AC बराबर 1/2 AB। तो देखिए AC बराबर BC हमें दिया हुआ है, दोनों तरफ हम AC जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2AC बराबर AC और BC मिलकर देखिए क्या है, AB बनाते हैं। तो यहाँ पर AC और BC के स्थान पर हम AB लिख देंगे और 2 का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा AC बराबर 1/2 AB। यही हमें सिद्ध करना था। 14वां प्रश्न है, दी गई आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। AB और CD दोनों कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमें क्या सिद्ध कर, देखिए यदि कोण AOC धन BOE बराबर 70 अंश है, AOC और
बी ओ ई, इन दोनों का योग मिलाकर कितना है 70 अंश है। और बीओडी बराबर 40 अंश है। बीओडी कितना है 40 अंश है, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है बीओई ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बीओई ज्ञात करना है। यानी कौन सी वैल्यू ज्ञात करना है बीओई, इस वैल्यू को हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लेते हैं सबसे पहले दिया है एओसी और बीओई का मान कितना है 70 है और बीओडी का मान कितना है 40 है। तो हमें यहां पर देखना है कि बीओई की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। किसकी, इस कोण की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले यह पता है कि एओसी, सीओई और बीओई तीनों मिलाकर रेखीय युग्म निर्मित कर रही हैं। तीनों का योग 180 अंश है रेखीय युग्म अभिग्रहित से। फिर अब हमें पता चल गया कि इन दो का मान मिलकर 70 है। तो इन दो के स्थान पर हम देखिए एओसी और बीओई दोनों के स्थान पर हम क्या लिख देंगे 70, है ना बच्चों, ये हमने लिख दिया। और फिर क्या बचा, अब सीओई बचा। कौन सा वाला बचा, सीओई बचा। तो 70 का जब हम पक्षांतर कर देंगे तो सीओई का मान कितना आया 110 अंश। ये वाली वैल्यू आ गई 110 अंश। अब हमें 110 का पता चल गया है। इसके बाद हमें पता है कि सीओई और बीओई और बीओडी तीनों का योग भी 180 अंश है। देखिए सीओई, बीओई और बीओडी इन तीनों का योग भी 180 अंश है। जब इन तीनों का योग 180 अंश है तो उसमें से 110 और 40 मतलब 150 को आप घटा देंगे। तो 150 को जब आप घटा देंगे तो बीओई की वैल्यू देखिए, तीनों मिलकर 180 हैं। हमें पता है कि ये 110 है और ये 40 है। तो 110 और 40 को जब हम घटा देंगे 180 में से तो कितना बचेगा बच्चों, केवल 30 अंश बचेगा। तो बीओई की वैल्यू कितनी आई 30 अंश आई। इस तरह से हम इसे ज्ञात कर लेंगे। 14 का अथवा है, दी गई आकृति में PQ और RS परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती हैं। PQ और RS कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो कोण POR का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए यहां पर POR और ROQ, POR और ROQ इन दोनों का अनुपात 5:7 है। तो हमें POR का मान ज्ञात करना है, POR का ही मान हमें ज्ञात करना है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। तो इन दोनों कोणों का योग कितना है 180 अंश है। तो पहला कोण क्या हो जाएगा, कोण हमें जो ज्ञात करना है POR बराबर हो जाएगा, कोणों का अनुपात हमें पहले दिया हुआ है, कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:7। तो अनुपातिक नियम से हमें क्या करना है, हमें करना है अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना है बच्चों, अनुपातों का योग हो गया 12। तो POR कितना हो जाएगा 5/12 गुणा 180। और QOR भी यदि हमें ज्ञात करना होता तो हम कैसे ज्ञात करते, कोण QOR बराबर हो जाता, उसका अनुपात कितना है 7/12 गुणा 180। लेकिन अभी हमें केवल कोण POR ही ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे बच्चों हमें यहाँ कर देना है, ये देखिए 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 0 और फिर ये 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 15 पाना 75 अंश। कोण POR का मान कितना है 75 अंश। इस तरह से हमें यहाँ पर 75 अंश प्राप्त हो जाएगा बच्चों। फिर अथवा में देखेंगे
दी गई आकृति में ओ ए बराबर ओ बी और ओ डी बराबर ओ सी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ओ सी। ए ओ डी त्रिभुज बी ओ सी के सर्वांग सम है। कैसे बताएंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ओ ए बराबर ओ बी दिया हुआ है, एक भुजा ज्ञात है। फिर यहाँ पर ओ डी बराबर ओ सी दिया हुआ है, ये दूसरी भुजा भी ज्ञात है। और जब भी क्रॉस बनता है तो शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर होते ही हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण भी हम बराबर लिख देंगे। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हमें क्या सिद्ध करना है? सर्वांग सम ही तो सिद्ध करना था ना, तो ये सिद्ध हो गया बच्चों। 15 का अथवा देखिए, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोणे 90 अंश है। समकोण त्रिभुज तभी होगा ना जब कोई एक कोण 90 अंश का हो, तो कोणे 90 अंश है। ए बी बराबर ए सी है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये ए बी बराबर ए सी है। कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं बच्चों। सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसका मतलब तीनों कोणों का योग है 180 अंश। और जब एक कोण ए जो है वो 90 अंश का है, तो बाकी का बचा 90 अंश इन दोनों कोणों में बराबर बटेगा। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण, सबसे पहले हमें यह दर्शाना है कि यह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। बराबर होंगे तो ये कोण भी x होगा, ये कोण भी x होगा और यह कोण 90 होगा। तो x धन 90 को जब हम जोड़ देंगे तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 45 अंश। तो कोण B हो जाएगा 45 अंश और कोण C भी हो जाएगा 45 अंश। अब देखिए 16वां प्रश्न बच्चों। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। अब कौन सा कोण समकोण है? कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु, कर्ण AB का मध्य बिंदु कौन है? M है। मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए, BC के समांतर हमने एक रेखा खींचा जो AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। D जो है वो AC का मध्य बिंदु है। तो चलिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश है। फिर M AB का मध्य बिंदु, ये भी हमें पता है, और DM समांतर BC है, यह भी हमें पता है। सिद्ध करना है कि DAC का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या प्रमाण है? देखिए, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हमें इसे प्रमाणित करना है कि त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड तीसरी भुजा को आधा करता है। तो देखिए, तीसरी भुजा के एक देखिए, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, कौन सी भुजा? AB के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर यानी BC के समांतर खींचा गया रेखाखंड तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करता है, यानी कि AD और DC बराबर होंगे। सीधे हम कथन लिखकर इसे प्रमाणित कर देंगे बच्चों, और यही सिद्ध हो जाएगा। 16 का अथवा है, दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्ष AP और CQ शीर्ष A तथा C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। किस पर लंब है? विकर्ण BD पर। दर्शाइए कि त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD, यानी हमें यह दर्शाना है कि ये जो त्रिभुज है APB वह त्रिभुज CQD के सर्वांगसम है, ये हमें दर्शाना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है
और बीडी विकर्ण है। एपी लंब बीडी है और सीक्यू लंब बीडी है। इसका मतलब यहां पर जो बने कोण हैं वो 90-90 अंश के हैं। तो सबसे पहले तो दोनों त्रिभुजों में एक बात हमें मिल गई कि कोण APB बराबर कोण CQD, ये क्या है, प्रत्येक 90 अंश है, लंब है ना इसलिए 90 अंश है। AB बराबर DC है। AB DC के बराबर क्यों है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, वो बराबर है, यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तीसरी बात देखिए, कोण ABD बराबर है कोण CDB के, तो ADB CDB के बराबर है, ABD CDB के बराबर है। देखिए ABD जो कोण है वो कोण CDB के बराबर है, इस कोण के बराबर ये कोण है। क्यों है, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो एकांतर अंतःकोण होने के कारण ये बराबर है। तो कोण कोण भुजा, इस भुजा को हम नीचे लिख सकते हैं, कोण कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, और यही हमें सिद्ध करना था। 17वां प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो हमें किस किस चीज की जरूरत है, तिर्यक ऊंचाई L की जरूरत है, आधार की त्रिज्या R की जरूरत है, क्योंकि शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL होता है। सीधे सीधे हम मान रख देंगे, 7 से 7 को काट देंगे, 22 धाम 220 वर्ग सेंटीमीटर हमें उत्तर मिल जाएगा। बहुत आसान है बच्चों। 17 का अथवा है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और भी सरल है, गोले की त्रिज्या हमें दी गई है, आयतन ज्ञात करना है। गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 पाई R की घात 3। यहां पर हम R का मान 7 है, 7 की घात 3 है, तो हम यहाँ पर 7 को 3 बार लिख देंगे, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, और बाकी का हम ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे 3 का 1 से होगा तो 3 ही रह जाएगा। 4312 में जब हम 3 का भाग देंगे 1437.3 घन सेंटीमीटर लगभग हमारा उत्तर प्राप्त होगा। दर्शाइए कि आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए दिया है सबसे पहले ABCD एक आयत है, सिद्ध करना है कि कोण A कोण B कोण C कोण D सभी 90 अंश के हैं। उत्पत्ति मानक कोण A 90 अंश है, दिया है क्योंकि आयत का एक कोण 90 अंश होता है, यह हम उसकी परिभाषा में पढ़ते हैं, लेकिन हमें तो सिद्ध करना है कि सभी कोण 90 अंश होते हैं। अब हमें क्या पता है कि AB समांतर DC है, AB के समांतर DC है, और AD के समांतर BC है, ये एक दूसरे के समांतर है। तो हमें ये पता है कि जब समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर रेखाएं हैं, AB समांतर DC जब है तो उसके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A और कोण B, ये देखिए AD समांतर BC के अंतः कोण है, दोनों का योग 180 अंश, एक 90 है तो दूसरा भी 90 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D प्राप्त हो जाएगा हमें, और सभी कोण 90 अंश के सिद्ध हो जाएंगे बच्चों। 18 का अथवा है, ABCD एक आयत है जिसमें PQR एवं S क्रमशः भुजाओं AB BC CD DA के मध्य बिंदु हैं। ये देखिए जैसे कि दिखाया गया है। तो दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। सबसे पहले तो ABCD हमें आयत दिया हुआ है, लेकिन हमें ये बताना है कि ये जो PQRS अंदर बना है ये एक क्या है, समचतुर्भुज है। PQRS एक समचतुर्भुज है, ये हमें दर्शाना है। तो देखिए सबसे पहले तो चतुर्भुज ABCD एक आयत है, तब PQRS क्रमशः AB BC CD DA के मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु है तो सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। तो प्रमाण में हमें लेना है त्रिभुज SAP तथा SDR इन दोनों त्रिभुजों की हमें बात करनी है, जो कि के आकार के बने हुए हैं।
अब यहाँ पर हमें इन दोनों में क्या है, कोण एस ए पी जो है ये 90 अंश का है और एस डी आर भी 90 अंश का है। ए पी बराबर डी आर है, ए पी वास्तव में डी आर के बराबर है क्योंकि मध्य बिंदु है ये, इसलिए बराबर है। एस बराबर एस डी है, ये भी हमें पता है, ये भी भुजा का मध्य बिंदु है। तो ये तीनों में क्या बात आ गई है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। इससे हम भुजा कोण भुजा के रूप में भी लिख सकते थे, एक भुजा को ऊपर, फिर कोण को, और फिर भुजा को नीचे। तो यहाँ पर जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो एसपी और एसआर भी बराबर हो गया। ये भी आपस में एसपी और एसआर भी बराबर हो जाएंगे। बहुत आसान काम है। इन दोनों त्रिभुजों को जब हमने सर्वांगसम किया तो उनके कर्ण भी बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे कि दाईं तरफ के भी इन दो त्रिभुजों को यदि हम सर्वांगसम कर देंगे तो उनके कर्ण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इन दो त्रिभुजों को यदि हम सर्वांगसम कर देंगे तो उनके कर्ण भी बराबर, और इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे तो उनके कर्ण भी बराबर। हम सीधे सीधे इसी प्रकार लिख देंगे, और इसी प्रकार लिखने के बाद ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। बच्चों 19वां प्रश्न है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार क्या है, माना चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा छोटा है d है, तब पृथ्वी का व्यास क्या हो जाएगा, 4d हो जाएगा। तो चंद्रमा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी, आधी, और पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 4d/2 मतलब 2d। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4πr1² और पृथ्वी का हो गया 4πr2²। 4π से 4π कैंसिल कर देंगे, r1² r2², r1 का मान है d/2, r2 का मान है 2d। हल करेंगे तो देखिए d का वर्ग बटे 4 और 4d वर्ग, 4d वर्ग के बटे कुछ नहीं है तो 1 है। सबसे नीचे का यहां पर 4d वर्ग, देखिए यहाँ 1 हो जाएगा d वर्ग से गुणा, और 4 का हो जाएगा 4d वर्ग से, तो हो जाएगा d वर्ग से d वर्ग कैंसिल, 1/16 या 1:16। ये हमारा अनुपात में उत्तर आ जाएगा। 19 का अथवा है, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है, गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। एक कैप्सूल क्या है, 3.5 मिलीमीटर व्यास की एक गोली है। तो दवाई का कैप्सूल गोली का व्यास है 3.5 मिलीमीटर, अतः त्रिज्या हो जाएगी 3.5/2। आयतन हमें ज्ञात करना है, 4/3 पाई r क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई r क्यूब यानी 3.5/2 का घन। जब हम इसे हल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 11 × 7 × 7, नीचे आ जाएगा 3 × 4 × 2। फिर से हल करेंगे 539/24, 22.45 वर्ग मिलीमीटर। ये हो जाएगा कैप्सूल का आयतन, या उसमें भरी जा सकने वाली दवाई की मात्रा। आगे है 20वां प्रश्न। दी गई सारणी में 400 नियॉन लैंपों का जीवन काल प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए 300 से 400 घंटे 14, 400 से 500 घंटे 56, 500 से 600 घंटे 60, 600 से 786, 700 से 874, 800 से 962 और 900 से 1000 घंटे तक चले लैंप हैं 48। एक आयत की सहायता से दी गई सूचनाओं को निश्चित कीजिए। तो देखिए ये हमारे पास एक आयत चित्र दर्शाया गया है। यहाँ पर दिया है, एक्स अक्ष पर हमने कर दिया जीवन काल घंटों में और लैंपों की संख्या को वाई अक्ष पर। तो देखिए सबसे पहले 100-200 घंटे तो कोई चला ही नहीं, ज्यादा ही चला है, 300 घंटे से शुरुआत है। तो ये 100-200 को हम इस तरह से छोड़ भी सकते हैं या इस तरह से छोड़ के यहां से भी शुरू कर सकते थे। अब 300 घंटे है, 300 घंटे की 14 है, तो 10-10 के हमने वाई अक्ष पर हम यहाँ पर पैमाना लिख देंगे, पैमाना लिख देते हैं,
पैमाना x अक्ष पर एक भाग बराबर 100 घंटा। 100 घंटे से हम आगे बढ़े ना, 200, 300, 400, 500। और y अक्ष पर एक भाग किसके बराबर है? 10 लैंप के बराबर है। 10 लैंप के बराबर है। तो ये देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले हमें कितना दर्शाना था? 14, फिर 56। ये देखिए, सबसे पहले 14 दर्शा दिया, फिर यहाँ पर 56 तक दर्शा दिया, 14 के बाद 56, फिर उसके बाद कहाँ तक दर्शाया गया है? 60, 86, 74। ये 60 दर्शाया गया, फिर 86 दर्शाया गया, फिर ये 74, फिर ये 62 और फिर ये 48। इस तरह से हमें आयत चित्र दर्शाना है। अथवा देखिए बच्चों, एक राज्य की विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम दिए गए हैं। पार्टी ए जो है 75 सीट जीती, पार्टी बी 55, सी 37, डी 29, ई 10 और पार्टी एफ 37 सीटें जीती। तो इन सब के लिए हमें पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को एक्स अक्ष पर, है ना, और जीती गई सीटों को वाई अक्ष पर हम दर्शा देंगे और उनकी सीटों के बराबर, जैसे कि पार्टी ए ने 75 सीटें जीती, बी ने 55 जीती, सी ने 37 जीती, डी ने 29 और ई ने 10। तो ये देखिए 10 तक ही आया है ये, और एफ ने 37 सीटें जीती। इस तरह से हमें दंड आरेख में दर्शाना है। आगे है बच्चों, आयत जिसका क्षेत्रफल 25a वर्ग ऋण 35a धन 12 है, उसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल वास्तव में लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हमें 2 खंड करना पड़ेगा इस दिए गए क्षेत्रफल के। तो देखिए, हमें 25a वर्ग ऋण 35a धन 12 के गुणनखंड करना है। तो 25a वर्ग, 35 को 2 भागों में तोड़ देंगे, ऋण 20a ऋण 15a धन 12। 5a कॉमन निकल जाएगा तो 5a ऋण 4, ऋण 3 कॉमन निकला तो 5a ऋण 4, 5a ऋण 4, 5a ऋण 4 दोनों से कॉमन निकल गया, अंदर बचा 5a ऋण 3। तो 5a ऋण 4 गुणा 5a ऋण 3 लंबाई और चौड़ाई के संभावित व्यंजक हैं। आसान है बच्चों। फिर 21 का अथवा है, यदि x धन y धन z बराबर 0 हो तो दर्शाइए कि x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 बराबर 3xyz। तो हम यहां जानते हैं क्या हो जाएगा, हमें सर्वसम्मी का पता है कि x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3xyz बराबर होता है, एक कोष्टक में x धन y धन z, दूसरे कोष्टक में a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग ऋण ab ऋण bc ऋण ca। तो देखिए, हमें दिया हुआ है x धन y धन z बराबर 0। जैसे ही हम उसे यहाँ पर रखते हैं तो राइट हैंड साइड पूरा 0 हो जाता है, और ऋण 3xyz का जब हम पक्षांतर करेंगे ऋण से तो उस तरफ जाके धन हो जाएगा। यही तो हमको सिद्ध करना था। केवल एक सर्वसम्मिका से हमारे 4 अंक का प्रश्न का हल हो जाता है बच्चों। अब आगे देखिए, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो वृत्त सबसे पहले सर्वांगसम है, हमें ये पता चल गया है। सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं क्या हो गई? ए बी और सी डी। ठीक है बच्चों, तो सिद्ध करना है कोण AOB बराबर कोण CPD। ये देखिए, ये वाला जो कोण है, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, ये हमें सिद्ध करना है, इसलिए हम यहाँ चित्र पर नहीं दर्शाएंगे। जो चीज हमें सिद्ध करनी होती है वो चित्र पर नहीं दर्शाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए, दोनों त्रिभुजों में AOB और CPD में AB बराबर CD है। हाँ, ये तो दिया हुआ है हमें, AB बराबर CD। फिर OA बराबर PC। ये देखिए, ये जो त्रिज्या है इस त्रिज्या के बराबर है। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं तो बराबर होती है ना, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं। OB किसके बराबर है? PD के बराबर है। तो यहाँ पर भुजा 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 सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। कोण AOB बराबर कोण CPD हो जाएगा, और बाई CPCT यहाँ पर हम लिख देंगे, और ये दोनों आपस में सिद्ध हो जाएंगे। जब त्रिभुज सर्वांगसम ही हो गए तो उनके सभी संगत अवयव भी बराबर हो जाएंगे।
22 का अथवा है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ये छोटे वृत्त का केंद्र, ये बड़े वृत्त का केंद्र, दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोनों की जो उभयनिष्ठ जीवा है वो हमें उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं, तो उनपे जो उभयनिष्ठ जीवा है, कौन सी जीवा है, ये ए बी, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए हमें सब पता है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो OA बराबर 5, MA बराबर 3 और OM बराबर 4 सेंटीमीटर। चूंकि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो AM बराबर PM, AM किसके बराबर है, PM के बराबर है। लंब है कैसे पता चला, क्योंकि ये देखिए OA AM और OM, ये देखिए OA का वर्ग जो है AM और OM के वर्ग के योग के बराबर है। इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से भी हम यह बता सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है, यानी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। AM BM बराबर है, तो जब AM 3 सेंटीमीटर है तो BM भी 3 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार 6 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। 23वां प्रश्न है बच्चों, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज और इसके आसपास की माप 30 सेंटीमीटर, उसकी बराबर भुजाएं कौन कौन सी हैं, 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, ये भी 12 ये भी 12। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीसरी भुजा देखिए परिमाप 30 है तो 12 दूनी 24 और ये तीसरी भुजा हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। 24 को जब हम 30 में से घटा देंगे तो बच्चों ये आ गई। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, 30/2 कर देंगे या a धन b धन c बटे 2 करेंगे तो 15 निकल जाएगा। s माइनस ए अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी में हम मान रख देंगे, तो s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी तीनों के मान रखकर जब हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 फिर 3 फिर 3, जिनका जोड़ा बन गया बाहर हो जाएगा। 3 3 के जोड़े बन गए तो बाहर हो जाएंगे, 3 गुणा 5 अंदर रह जाएगा तो 9 अंडर रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर यहां पर आ जाएगा हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अंतिम प्रश्न है बच्चों, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, जिसका परिमाप 32 है। फिर से वही 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, परिमाप 32 है तो तीसरी भुजा 13 सेंटीमीटर निकल गई। अर्ध परिमाप निकालेंगे 32/2 हो जाएगा। s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस से निकालना है तो ठीक है, या फिर सीधे हम सूत्र में मान रख सकते हैं। यहाँ पर रख दिया तो 16 इंटू 8 गुणा 5 गुणा 3 हो गया। फिर यहाँ पर डॉट नहीं, इस तरह से गुणा लगाते जाएंगे और ये गुणा लगा देंगे और उसके बाद फिर 2 के जोड़े बनाकर हम इन्हें बाहर निकाल देंगे। ये बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों, 2 गुणा 2 गुणा 2 और अंदर बचेगा करणी 30, तो 8 करणी 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों यह PDF हमें अशोक कुमार गुप्ता उच्च माध्यमिक शिक्षक PM राइज स्कूल छपारा में पदस्थ हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।